वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सीलोम के बेस पर एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। एक करेक्टर और भी हम लोगों ने डिस्कस वहाँ पर किया था, फिजियोलॉजिकल करेक्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम के बेस पर एनिमल को कैसे क्लासीफाई करते हैं। उसी सीरीज़ में आगे हम लोग बढ़ेंगे कि फिजियोलॉजिकल करेक्टर जितने भी दिए जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं जितना भी फाइलम हमें डिस्कस करना है पोरीफेरा से लेकर कार्डेटा तक, फाइलम बाद में क्लास आपको मिलेगा। वहाँ आप देखिएगा तो दो हिस्से में करेक्टर बटा होता है। एक बॉडी का स्ट्रक्चर जीव का कैसा है और दूसरा उसकी फिजियोलॉजी कैसी है। तो बॉडी के स्ट्रक्चर में तो आपको सिंपल जो टर्म मैंने बताया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बॉडी प्लान क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, सेगमेंटेशन कैसा होता है, जर्म लेयर कितनी होती है, बॉडी वॉल कैसा होता है, सीलोम कैसा होता है, ये बता देना है। मतलब अगर वो करेक्टर आपके दिमाग में है तो फटाफट 8-9 पॉइंट्स आप लिख ले जाएंगे। बाकी बचा हुआ सेकेंड हिस्से में हम लोगों को डिस्कस करना होता है कि कोई भी जीव है किसी फाइलम का, सपोज करिए हम लोग उठा रहे हैं मॉलस्का, तो मॉलस्का का जो सेकेंड पार्ट आएगा कि इसमें डाइजेशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मतलब आपको फिजियोलॉजिकल करेक्टर भी याद रखने होंगे। उसी फिजियोलॉजिकल करेक्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक करेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर भी हम लोग क्या एनिमल को क्लासीफाई कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर ये सेकेंड फिजियोलॉजी है, आपको बता दें दिस इज द सेकेंड फिजियोलॉजी, दिस वन इज द सेकेंड, कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के आधार पर एनिमल्स दो ग्रुप में क्लासीफाई किए जाते हैं। एक वे एनिमल्स जिनके अंदर ओपन सर्कुलेशन होता है, ओपन टाइप सर्कुलेशन, और एक वह एनिमल होता है जिसमें क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन होता है। क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन, दोनों समझ में आ रहा है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर एनिमल दो तरह के, ओपन टाइप सर्कुलेशन वाले और क्लोज टाइप सर्कुलेशन वाले। दोनों में क्या अंतर है? ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेशन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ करेक्टर्स को, देखिएगा आप थोड़ा ध्यान से। एक सिस्टम है यहाँ पर, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को जब कभी भी हम डिफाइन करें तो हमें इस डायग्राम के थ्रू ही उसको पूरा वेरीफाई करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। आप लोग ही मेरे साथ साथ बना लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हमने बनाया। तो एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए एक करेक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप सब लोग इस डायग्राम को बना लीजिए। मैं नाम भी लिखने देता हूँ। नाम क्या है? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये आर्टरी है। क्या है? आर्टरी, ARTERY। और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज द वेन, VEIN। ये क्या है? वेन है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस वन इज द ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज।
और इस ब्लड कैपिलरीज, ये वाली ब्लड कैपिलरीज है, इसके सराउंडिंग में क्या है, तो इसके सराउंडिंग में टिश्यू है। इसके सराउंडिंग में व्हाट आंसर है, टिश्यू। क्या मैंने बोला, एक आर्टरी है, एक वेन है, एक ब्लड कैपिलरीज है। जब कभी भी सर्कुलेशन होना होगा तो आर्टरी से ब्लड आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा, और आप देखिए यहाँ से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। कैपिलरी से होता हुआ वही ब्लड ये वेन्स में चला जाएगा, और वेन से होता हुआ हार्ट में चला जाएगा। यहाँ से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, ठीक है ना। यहाँ से होता हुआ हार्ट में, फिर हार्ट से आर्टरीज में, ऐसे सर्कुलेशन चलता रहेगा। और जब ये ब्लड, यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट को, जब ये ब्लड ये कहाँ आया, इस कैपिलरीज में पास कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, इसको आप देखिए ना, पास कर रहा है ब्लड। तो उसी समय इसके अंदर से ऑक्सीजन कहाँ चली आएगी, टिश्यू में, और टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, इस ब्लड में। दोनों काम होता रहेगा साथ साथ। यहाँ टिश्यू से जब यह आर्टरी से ब्लड कैपिलरीज में मूवमेंट करेगा तो उसकी ऑक्सीजन कहाँ आएगी, टिश्यू में, और फिर उसमें क्या रिलीज कर दिया जाएगा, CO2। इसीलिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा। लेकिन इस पूरे सर्कुलेशन में आप देखिए ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो कर रहा है। अब आप कुछ लोग घबराइएगा नहीं कि यहाँ मैंने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, आप ऊपर को समझिए कि सब बंद है, बंद है। एक ऐसा सर्कुलेशन है जिस सर्कुलेशन में ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, कभी भी ब्लड वेसल्स से बाहर नहीं आ रहा है। ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, न्यूट्रिएंट आ रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जा रहा है, लेकिन बाई डिफ्यूजन ब्लड नहीं आ रहा है। कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। तो हम आप बोल सकते हैं ना कि जब ब्लड केवल ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो करेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये कैसा है, क्लोज टाइप है। लेकिन आप दूसरा भी करेक्टर समझिए, एक जीव मैं यहाँ बना देता हूँ, देखिएगा। आप सोचेंगे क्या मैं बना रहा हूँ, तो मैं आपको एक इंसेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंसेक्ट है ये, एनाटॉमी है इसकी इंसेक्ट की। उसके बॉडी के अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट मॉलस्क होता है, उसके अंदर 3 अलग अलग बॉडी कैविटी होती है, डार्सल, मिडिल, वेंट्रल। और इसके डार्सल वाले पर एक हार्ट होता है, ऐसा डार्सल वाले पर क्या है, हार्ट। और ये पल्सेटरी हार्ट होता है ऐसे, और यहाँ से ब्लड देखिए ऐसे निकला और हेड रीजन में जाएगा, फिर हेड रीजन से होता हुआ ये मिडिल में भी, और यहाँ से होता हुआ लोअर साइनसेस में भी, ऐसे घूमते घूमते ब्लड रहेगा, फिर ये ऐसे जाएगा ब्लड, और फिर ये हार्ट में चला जाएगा ऐसे। अब ज़रा देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में इसको हम लोग, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, इसको साइनसेस कहते हैं, साइनसेस, या इसका नाम लेक्यूना होता है, या इसका नाम बॉडी कैविटी होता है, बॉडी कैविटी। और ये सब क्या है, तो बॉडी टिश्यू है, ये बॉडी टिश्यू। आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो ब्लड चल रहा है वह ब्लड डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर भर रहा है, ऐसे भर रहा है ना। तो जितने भी बॉडी टिश्यू हैं, दे आर बाथड इन ब्लड, दे आर बाथड इन ब्लड। और यहाँ पर ब्लड
ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो कर रहा, बॉडी कैविटी में, साइनसेस में, लेक्यूना में फ्लो कर रहा है। तो एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें कि ब्लड बॉडी कैविटी में फ्लो करे, लेक्यूना में फ्लो करे, साइनसेस में फ्लो करे, ब्लड वेसल्स में फ्लो ना करे, तो ऐसा सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? ओपन टाइप। मैंने डायग्रामेटिकली आपको इसलिए समझाने की कोशिश किया है कि आपका एक इमेज के थ्रू याद कर पाएं कि इन क्लोज टाइप सर्कुलेशन ब्लड ऑलवेज फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इन ओपन टाइप सर्कुलेशन ब्लड फ्लो इनटू द बॉडी कैविटीज, लेक्यूना और साइनसेज। यहां blood never comes out from the blood vessels, so tissue are not in direct contact of blood. Tissues are not direct contacted by blood. ये टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट हियर even blood is flowing into the, though blood is flowing into the body cavity, all the tissues are directly contacted with blood. यहाँ ब्लड कैपिलरीज आर एब्सेंट, यहाँ क्या हो गया? ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट। इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं है, इसमें क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। यहाँ चूंकि एरिया बड़ी हो जाती है तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड का फ्लो क्या होगा? फास्ट, क्योंकि ये किस में फ्लो कर रहा है? ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है। अगर दोनों का अंतर लिखें तो कैसे लिखें? चलिए मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ कैसे लिखते हैं हम लोग अंतर दोनों को। एक तरफ क्या होगा? ओपन टाइप, एक तरफ क्या होगा? क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होगा? ब्लड फ्लोज इनटू बॉडी कैविटी और साइनसेस और लेक्यूना। लेकिन यहां पर क्लोज टाइप में ब्लड फ्लो ओनली इनसाइड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, केवल ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा। अच्छा, दूसरा अंतर देखिए आप, सेकेंड डिफरेंस क्या कह रहा है? सेकेंड डिफरेंस ये कह रहा है क्या कि ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट और ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट। तो इसमें होगा ब्लड कैपिलरी एब्सेंट और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? तो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट। प्रेजेंट हो गई किस में? क्लोज। दूसरे वाले में देखिए। तीसरा, टिश्यूज आर बाथड इन ब्लड। इसमें देखिए ना, हर टिश्यू ब्लड में बाथड है, तो टिश्यूज आर बाथड इन ब्लड। इसका मतलब डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में हुआ। और इसमें हो जाएगा टिश्यूज आर नॉट इन डायरेक्ट। इन डायरेक्ट अलग अलग है, इन अलग है, डायरेक्ट अलग है। इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड, इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेगा ही नहीं। अंतिम बात एग्जाम्पल की आती है। किसकी आती है? एग्जाम्पल की। ओपन टाइप किसमें पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, मोलस्का के कुछ एनिमल ऐसे मिलेंगे स्क्विड टाइप के जिनमें नहीं होता, बट आंसर आप दीजिए यही कि ओपन टाइप सर्कुलेशन किस में है? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में। और क्लोज टाइप सर्कुलेशन एनिलिडा, किस में? एनिलिडा और कार्डेटा में। एनिलिडा और कार्डेटा। टू नहीं क्योंकि टू में तो ये भी आ जाएंगे। एनिलिडा एंड कार्डेटा, एंड लिख देता हूं मैं, एनिलिडा एंड कार्डेटा। तो दोनों को ध्यान से आप देखिए
कि हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर भी एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। कैसे करते हैं तो ये आपके सामने है कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम the animals are of two different types. First, open type animal having open circulation. Second, the animal with closed type circulation. In open type, the heart pump the blood, and blood flow from heart into the body cavities, lacuna or sinuses. In open type circulation, heart pump the blood and blood flow inside the body cavity, lacuna or sinuses. In this system, blood capillaries are absent and tissues are never in direct contact of the blood. In closed type circulation, blood always flow inside the blood vessels. Blood never comes out from the blood vessels, and tissues are not in direct contact of blood because blood capillaries are present. So these are the basic differences between open and closed circulation. तो आप एग्जाम्पल में एनिलिडा आर्थ्रोपोडा ओपन टाइप में दे दीजिए, आर्थ्रोपोडा मॉलस्का का ओपन टाइप में, और एनिलिडा और कार्डेटा किस में ले जाइएगा, क्लोज टाइप में। एक बार इसके डिफरेंस को आप लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं तुरंत इसको। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस देखा कि क्लोज टाइप और ओपन टाइप में क्या डिफरेंस होता है और किस में क्लोज टाइप और किस में ओपन टाइप सर्कुलेशन होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिजियोलॉजी पर चलते हैं, और नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर जिसके आधार पर हम एनिमल को क्लासीफाई करेंगे। पहला तो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का कैरेक्टर समझ लिया था। अब हम लोग आएंगे रेस्पिरेशन के बेस पर एनिमल को क्लासीफाई करना है। किस बेस पर भाई? तो आंसर है रेस्पिरेशन के बेस पर। रेस्पिरेशन के बेस पर एनिमल्स को हमें क्लासीफाई करना है। मैं आपको बताता हूँ रेस्पिरेशन के बेस पर किस तरह से एनिमल को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो आंसर होता है कि रेस्पिरेशन के बेस पर एनिमल को दो ग्रुप में हम क्लासीफाई करते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जीव और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले जीव। एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले जीव। अब ये तो आप लोग क्लास 10th से ही 9 से पढ़े होंगे। एरोबिक का मतलब क्या? तो आंसर है इसका मतलब है रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़ भाई? ऑक्सीजन। ओके। एनारोबिक का मतलब वही रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। अब बात उठेगी कि एनिमल में कौन सा एनिमल है जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करता है? तो आंसर है ना भाई हमारे इंडोपैरासाइट। और ये इंडोपैरासाइट का मतलब कौन सा? टेपवार्म। प्लेटिहेलमिन्थेस, फ्लैटवर्म्स, ये चूंकि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है और इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाने की वजह से ये रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं कर पाता। कैसा कर पाता है? एनारोबिक। याद हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2
एंड दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द इंडोपैरासाइट, फॉर एग्जाम्पल टेपवार्म। लेकिन अब आइए, बहुत इनको छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम जीवों में रेस्पिरेशन कैसा होगा? एरोबिक होगा। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला रेस्पिरेशन जो होता है वह रेस्पिरेशन क्यूटेनियस होता है। कैसा होता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना, मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन। अब यहाँ याद करना पड़ेगा आपको कि रेस्पिरेशन बाई स्किन, ऐसे जीव जो स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं वह कौन सा रेस्पिरेशन कहलाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल होता है अर्थवार्म, जो एनिलिडा का मेंबर है, और फ्रॉग भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। खैर फ्रॉग में तो सभी तरह का रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फ्रॉग में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। एक और बात कि जब फ्रॉग हाइबरनेशन में चला जाए, विंटर स्लीप में चला जाए, कम टेम्परेचर से बचने के लिए चला जाए, तो उस कंडीशन में उसके अंदर केवल और केवल क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। अच्छा, दूसरा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ब्रैंकियल, इसको ब्रैकियल एन हटा देंगे तो भी चलता है, वही काम। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन अभी आ गया। क्यूटेनियस तो आप लोगों ने देख लिया कि रेस्पिरेशन थ्रू द स्किन, लेकिन ब्रैंकियल का मतलब होगा एक ऐसा रेस्पिरेशन जो गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा होता है। तो किसी भी एनिमल में अगर रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होगा तो आप क्या बोलेंगे? आंसर है, आप बोलेंगे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन या ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ऐसा रेस्पिरेशन किस में होता है? तो मैं आपको दो एग्जाम्पल बताता हूँ। एक क्रस्टेशियन होता है। क्रस्टेशियन ये पानी में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स को कहा जाता है। और दूसरा फिशेस होती हैं। एम्फीबियंस के लार्वा भी होते हैं, जैसे फ्रॉग का टेडपोल लार्वा गिल से रेस्पिरेशन करेगा। बट दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्रस्टेशियंस जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, और फिशेज तो आप जानते ही होंगे कार्टिलेजिनस और बोनी दो तरह की हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसा? ब्रैंकियल। तो आप रेस्पिरेशन के बेस पर भी एनिमल को यदि क्लासीफाई करना चाहें तो पहले एरोबिक फिर एनारोबिक। एरोबिक में आप आ जाएंगे तो क्यूटेनियस स्किन के थ्रू, ब्रैंकियल किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। एनारोबिक केवल एक एग्जाम्पल याद करिएगा, टेपवार्म, बस काम चल जाएगा। अच्छा, एक और बात, इसमें 3 रेस्पिरेशन होता है, 3 टाइप्स का। 2 तो हो गया क्यूटेनियस और ब्रैंकियल। अब इसके बाद से थर्ड रेस्पिरेशन एरोबिक में कौन सा होता है? तो मैं आपको बताऊं, थर्ड रेस्पिरेशन जो एरोबिक में होता है इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब होगा रेस्पिरेशन जो लंग्स के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन बाई लंग, फेफड़े के द्वारा होता है। तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन किस किस में होगा? तो आपको पता ही है कि ये रेप्टाइल्स से शुरू हो जाता है। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में। इसके अलावा कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पेशल रेस्पिरेटरी
स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, जैसे मान लिए हम लोग इंसेक्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर का नाम लंग्स नहीं होता, गिल्स नहीं होता, स्किन नहीं होती, क्या होता है, तो उसके अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स। ट्रैकिया भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रैकिया। इसी तरह से आप अरेक्निडा में आ जाइए। अरेक्निडा में स्कॉर्पियन आता है, इसमें कौन आता है? स्कॉर्पियन और स्पाइडर, ये अरेक्निडा के मेंबर्स होते हैं। और इसके अंदर होता है जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उसको बुक लंग कहा जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? बुक लंग। तो देखिए कुछ स्पेशल नाम भी आपको जगह जगह मिलते चलेंगे। इसी तरह से क्रैब को आप देखिए, इसके अंदर बुक गिल होता है। क्या होता है? बुक गिल्स होता है। तो ये कुछ अलग स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप इकाइनोडर्म्स में जब हम चलेंगे तो आपको रेस्पिरेशन ट्री बताएंगे, होलोथूरियंस में पाया जाता है। यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ मुझे आपको एनारोबिक, एरोबिक, पल्मोनरी और 3 स्पेशल स्ट्रक्चर आपको समझाना था, ट्रैकियल ट्यूब्स, बुक लंग और बुक गिल्स। तो क्या आपने देखा? पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, किसके थ्रू हो रहा है? तो रेस्पिरेशन विच इज कंप्लीटेड बाई लंग्स आर कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हाँ, एक बात आपको और समझा दें, जैसे बर्ड्स होता है तो बर्ड्स में, ये बर्ड्स जो होती है ना, इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है जिसको एयर सैक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एयर सैक। तो एयर सैक भी उसमें पाया जाता है। लंग्स तो होता है ये, साथ साथ एयर सैक। ये बर्ड्स के लिए एयर सैक कहीं शब्द क्वेश्चन में आए ना तो उसका आंसर बर्ड्स दे दीजिएगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए फिजियोलॉजी में नेक्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम क्या था? रेस्पिरेशन। आइए अब नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर में चलते हैं हम लोग। जिस कैरेक्टर के बेस पर मुझे डिस्क्राइब करना है वो है रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिप्रोडक्शन के बेस पर एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो सामान्यतः मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि रिप्रोडक्शन के बेस पर एनिमल्स जो होते हैं ना, वह 2 तरह के हैं एनिमल्स। एक वह रिप्रोडक्शन, एक एनिमल जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एक वे एनिमल्स जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है ना? पहला पॉइंट फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में जब किसी फाइलम को डिस्क्राइब किया जाता है तो सबसे अंतिम जो 3-4 लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की वो रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो अगेन सिंसियरली आप देखिए इसको कि एनिमल्स रिप्रोडक्शन के बेस पर 2 तरह का रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो जीवों में, हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एनिमल्स में तो वह रीजनरेशन ही होता है। क्या होता है? रीजनरेशन। और रीजनरेशन किस किस में पाया जाता है? तो आंसर होता है ये स्पॉन्जेज में पाया जाता है, ये निडेरियांस में पाया जाता है, ये टीनोफोरा में पाया जाता है,
स्पॉन्जेज में, निडेरियांस में, टीनोफोरा में, और ये प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वार्म होता है। याद करिएगा इसको, चारों याद रखना है। क्या क्या? स्पॉन्जेज में, निडेरियांस में, टीनोफोरा में, प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वार्म, और लास्ट चलता है स्टार फिश में जो कि इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। ये कुछ हमारे एनिमल किंगडम एनसीईआरटी में मेंशन है जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रीजनरेशन होता है। अब मैं आपको बताऊं ये रीजनरेशन कैसे होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊं। एक प्लेनेरिया को आप देखिए, एक फ्रेश वाटर पाया जाने वाला फ्लैट वार्म होता है ये प्लेनेरिया। दिस वन इज द प्लेनेरिया, ठीक है। और इसकी बॉडी को आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए। तो आप देखिए पहला पीस इस तरह का कटा हुआ मिल जाएगा आपको, दूसरा पीस आपको ये मिलेगा, तीसरा पीस आपको ये मिल जाएगा ऐसा। ये प्लेनेरिया की बॉडी को हमने लिया और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। अब क्या होगा, तो कुछ समय बाद ये वाला जो सेक्शन है ये फिर से डेवलप करेगा और एक नया प्लेनेरिया बना लेगा। इससे फिर एक प्लेनेरिया बन जाएगा, यहाँ पर, और इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। आप तीनों को ध्यान से देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज रीजनरेशन। जब किसी भी एनिमल की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाए और हर पीस फिर से डिवाइड करके नया बॉडी बना ले, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। कि व्हेन ए स्मॉल पीस ऑफ द बॉडी, स्मॉल पीस ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्मॉल टुकड़ा डिवाइड to form a complete body, whole of the body of an organism। क्या लिखा मैंने? ए स्मॉल पीस, देखिए लिख देता हूँ, ए स्मॉल पीस ऑफ बॉडी आर एबल टू फॉर्म whole of the body, whole of the body of an organism, ठीक है ना। एक छोटा सा टुकड़ा पूरा का पूरा शरीर बना ले गया, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। तब इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? रीजनरेशन होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और किस किस में पाया गया? तो स्पॉन्जेज में पाया गया, निडेरियांस में, टीनोफोरा में, प्लेनेरिया में, फ्लैट वार्म में, स्टारफिश में। कैसा? ये स्ट्रक्चर डायग्राम बनाइए, ये एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर दिखाइए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर दीजिए, काटने के बाद से छोड़ दीजिए, उसको मीडियम अगर फेवरेबल मिलेगा तो हर पीस डेवलप करके नया नया जीव बना लेगा। सेम यही चीज़ स्पंज की बॉडी को टुकड़ों में काट दीजिए, अब पानी में फेंक दीजिए तो नया नया स्पंज बन जाएगा। निडेरियान की बॉडी को टुकड़ों में काट दीजिए, पानी में फेंक दीजिए, नया नया निडेरियान बन जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उनके अंदर एक पावर है, किसका? रीजनरेशन का, होल ऑफ द बॉडी बनाने की क्षमता। तो एक स्मॉल पीस से होल ऑफ द बॉडी बन गया, दैट इज रीजनरेशन। और भी होता है, बडिंग भी होता है जीवों में, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन भी होता है, बट मेनली जो हमें बताना है आपको वो रीजनरेशन को ही डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस को समझा। चलिए एसेक्सुअल, अब सेक्सुअल में आते हैं। सेक्सुअल के बेस पर अगर हम एनिमल को क्लासिफाई करें तो ये एनिमल दो तरह का होता है, एक मोनोसियस
और एक डायोसियस। अब फिर क्लासिफिकेशन चल दिया। सेक्सुअली द एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स, फर्स्ट मोनोसियस एनिमल एंड सेकेंड डायोसियस एनिमल्स। क्या क्या है भाई? तो सुनिए, मोनोसियस का मतलब क्या होगा? मोनोसियस का मतलब होगा एक एनिमल का शरीर है, ये एनिमल की बॉडी है, इसी एनिमल की बॉडी के एक भाग में मेल सेक्स आर्गन और दूसरे भाग में फीमेल सेक्स आर्गन, मतलब एक ही शरीर में मेल भी है और एक ही शरीर में फीमेल भी है, ठीक है ना? ये वन बॉडी। आपको याद करने के लिए बताया ऐसा कि जब जीव का एक ही शरीर हो और एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों सेक्स आर्गन पाए जाएं तो वो क्या कहलाएगा? मोनोसियस। या इसको आप बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बाइसेक्सुअल। या इसको हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। एकदम बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है मुझे। क्या लिखा है वहां पर देख लीजिए एक बार। कि एक ऐसे जीव के कैरेक्टर पर हम डिस्कस कर रहे हैं जिस जीव के एक ही शरीर में मेल फीमेल दोनों सेक्स आर्गन है, तो वह बाइसेक्सुअल भी हो गया और उसी का नाम क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट। और ऐसा जीव क्या कहलाएगा? मोनोसियस। क्या डिफाइन करेंगे? तो आंसर होगा मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल both sex organs are present in same body of animal। लेकिन अब डायोसियस की केस को भी समझिएगा। डायोसियस में एक एनिमल ऐसा है जिसके अंदर फीमेल है और एक एनिमल ऐसा है जिसमें क्या है? मेल है। एक फीमेल और एक मेल, दो अलग अलग, एनिमल 1 और एनिमल 2, दो अलग अलग एनिमल्स हो गए और दोनों में सेक्स आर्गन अलग अलग। मतलब क्या हुआ? तो आंसर है सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज आर सेपरेट, जिसमें कि मेल फीमेल सेक्स आर्गन बिल्कुल अलग अलग है। तो हमें दो तरह के एनिमल्स मिलते हैं। एक ऐसा एनिमल मिलेगा जिसमें मेल फीमेल सेक्स आर्गन एक ही बॉडी में हो, वह मोनोसियस या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। हमें एक ऐसा भी एनिमल मिलेगा जिसके अंदर फीमेल बॉडी अलग है, मेल बॉडी अलग है, फीमेल में फीमेल सेक्स आर्गन, मेल में मेल सेक्स आर्गन, सेक्सेज आर सेपरेट। और ये हमेशा कैसा होगा? तो यूनिसेक्सुअल होगा। ये कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल। ये समझ में आया आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जीव दो तरह के हैं। आइए, अगर ये समझ गए आप लोग, मिटा दें इसको ना। हाँ चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। यहाँ भी मिटा देते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल लिख लीजिए। सेक्सेज आर सेपरेट एंड यूनिसेक्सुअल्स। अब आती है बात एग्जाम्पल की। क्या है? तो आंसर है मोनोटेल्स, TELS। मोनोटेल्स, मोनो का मतलब मोनोसियस है ना, मोनोटेल्स, मोनो का मतलब मोनोसियस और टेल्स में टी क्या होगा? तो आंसर है टेपवर्म,
ई क्या होगा? अर्थवर्म। एल क्या होगा? लीच। एस क्या होंगे? स्पॉन्जेज। कितना सिंपल तरीके से आपको ये याद रहेगा। मोनोटेल्स, मोनो मतलब मोनोसियस, टी टेपवर्म, ई अर्थवर्म, एल लीच, एस स्पॉन्जेज। आइए इनको छोड़ दीजिए, तो सब के सब किस में चले जाएंगे? डायोसियस में। मतलब ये हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो आंसर देखिएगा, आर्थ्रोपोडा होगा ना, मोलस्का है, फिशेज, एम्फीबियंस। इसका ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा आपको। रेप्टाइल्स। सारा ट्रिक्स एक साथ समझ लेंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। बर्ड्स एंड मैमल्स। तो हम लोगों ने एनिमल्स की एक क्राइटेरिया को डिस्क्राइब कर लिया कि एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले भी होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले होंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला होगा वो और मोनोसियस और डायोसियस दोनों होगा। मोनोसियस मतलब टेपवर्म, अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्जेज। डायोसियस मेल फीमेल अलग अलग। एस्केरिस भी है, एस्केरिस भी है। तो आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं। सुनिए, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ आएंगे एसेक्सुअल नहीं बल्कि केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। एनिमल जिसके अंदर की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी, ठीक है ना। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक टर्म आता है फर्टिलाइजेशन का। क्या आता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बेस पर भी एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। कुछ जीव ऐसे होंगे जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आ गए कि ऐसे जीव जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कितने तरह की हो सकती है? तो आंसर है दो तरह की, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक एनिमल है और इसकी फीमेल बॉडी ये है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअल में होता क्या है तो आपको ऐसे समझना है कि फीमेल बॉडी से, ये फीमेल की बॉडी से एग बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? एग। और उसी तरह से मेल से स्पर्म बाहर आ जाएंगे, ये स्पर्म बाहर आ जाएगा और ये दोनों पानी में फ्यूजन करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, ठीक है ना। फीमेल बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है और क्या बन रहा है? जाइगोट बन रहा है। ऐसा तो ऐसे एनिमल्स जिस एनिमल में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर कहाँ पर, तो देखिए यहाँ आपको जानना जरूरी है, इन वाटर, पानी में।
होती है वह कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? एक्सटर्नल। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी से बाहर, इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहां देखिए ये मान लीजिए एक फीमेल बॉडी है और फीमेल बॉडी के अंदर ये क्या है? एग और स्पर्म इसके जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज किए गए ऐसे, और ये इसके अंदर पहुंच गए और यहां पर ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज किया। तो यहां आपने क्या देखा? इनसाइड फीमेल बॉडी तो दोनों को अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक फर्टिलाइजेशन ऐसा हो रहा है जो फीमेल बॉडी से बाहर पानी में हो रहा है, और एक ऐसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है जो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। तो द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इन द वाटर इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड द फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों में और क्या अंतर होता है? तो दोनों में जो बेसिक और डिफरेंसेज हैं उन डिफरेंसेस को मैं आपको बताता हूं कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो नंबर ऑफ मेल गैमेट रिलीज्ड इन द वाटर आर मैक्सिमम टू इंक्रीज द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो मेल अपने मेल गैमेट को जो रिलीज करेगा उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है पानी में बह के कहीं उधर चला जाए, कहीं उधर चला जाए, कहीं उधर चला जाए। तो इधर उधर चले जाने की वजह से फर्टिलाइजेशन अफेक्टेड हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर में मेल गैमेट रिलीज होते हैं जो चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इंटरनल में कोई ज़रूरी तो है नहीं, इंटरनल में तो बॉडी के अंदर ही जाना है, बाहर तक कहीं से पानी में बहना नहीं है। सो कंपैरेटिवली बहुत कम नहीं होना चाहिए, कंपैरेटिवली द मेल गैमेट विल बी लेस, कम होता है। एक और अंतर सुनिए। अगला अंतर होता है कि जो मेल गैमेट होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जाइगोट बनता है और इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, चूंकि फीमेल से बाहर बनता है, फीमेल बॉडी के बाहर बनता है। दिस एम्ब्रियो इज हाईली वल्नरेबल टू देयर प्रीडेटर्स, कि परभक्षी इसके एम्ब्रियो को खा सकते हैं, खा जाकर नष्ट कर सकते हैं। तो इनके ऊपर रिस्क, लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है, सो इट इज़ हाईली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर एम्ब्रियो प्रोटेक्टेड रहेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं होगा। तीन चीज़ें आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है। क्या? एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया बाहर पानी में होगी, एक्सटर्नल में मेल गैमेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलीज होंगे, और एक्सटर्नल में एम्ब्रियो हाईली वल्नरेबल होगा। इंटरनल में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होगी, इंटरनल में स्पर्म कंपैरेटिवली लेस नंबर में रिलीज होगा, और इस इंटरनल में एम्ब्रियो हाईली प्रोटेक्टेड होगा। आप लिख लेंगे ना इसको, आउटसाइड द बॉडी मेल गैमेट्स आर मोर, इनसाइड द बॉडी मेल गैमेट्स आर लेस, एम्ब्रियो इज हाईली वल्नरेबल एंड एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड। अब मैं आपको एक्सटर्नल का एग्जांपल समझाता हूं। देखिए इसके एग्जांपल को आप समझिएगा, केवल इसके। इसका एग्जांपल है टेहबा, TEHBA, टेहबा। ये ट्रिक्स है। देखिए एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, दूसरे की ट्रिक्स बाद में।
पहले वाले केस में भी ऐसा ही किया, दूसरे वाले में कि थोड़ा थोड़ा शार्ट में भी याद करते चलिए और लॉन्ग्स में भी याद करना है। टेहबा, टेहबा, टी क्या है भाई? तो आंसर है टीनोफोरा, याद रखिएगा, टीनोफोरा। ई, इकाइनोडर्मेटा, एच, हेमिकार्डेटा, बी, बोनीफिसेस, कार्टिलेजिनस नहीं, बोनी। ए, एम्फीबियंस। हो गया। पूरी एनसीईआरटी में इतना ही एग्जाम्पल दिया है। टेहबा, टेहबा, टी सी साइलेंट है, टीनोफोरा, टीनोफोरा, निडेरिया नहीं, टीनोफोरा। ई, इकाइनोडर्मेटा, एच, हेमिकार्डेटा, बी, बोनीफिसेस, ए, एम्फीबियंस। बाकी सब इंटरनल। इन सब को छोड़ दीजिए तो बाकी सब में कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? इंटरनल होगा। कोई दिक्कत? फिर से, एक्सटर्नल मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, नंबर ऑफ मेल गैमिट्स आर मोर, एम्ब्रियो आर वल्नरेबल टू देयर प्रीडेटर, प्रीडेटर परभक्षी से। इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी, नंबर ऑफ मेल गैमिट कंपैरेटिवली लेस एंड एम्ब्रियो आर प्रोटेक्टेड। एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल करिए, इस इन पांचों को छोड़ देंगे तो बाकी सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्या है? इंटरनल है। टेहबा, टी, टीनोफोरा, ई, इकाइनोडर्मेटा, एच, हेमिकार्डेटा, बी, बोनीफिसेस, ए, एम्फीबियंस। हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद हमारी एनसीईआरटी ने एक टर्म और डिस्क्राइब किया है जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। और इस डेवलपमेंट के बेस पर भी हम एनिमल्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक डायरेक्ट डेवलपमेंट। आपको बता दें, ये डेवलपमेंट एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट है। तो स्टूडेंट्स, दो चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का, एक्सटर्नल, इंटरनल, और डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी दो तरह की, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और एक डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या है? तो देखिए, मैं लिखता हूं, एक जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद यहां तक तो बन चुका था। जाइगोट के बाद से एम्ब्रियो बनेगा, ध्यान से देखते चलिएगा। एम्ब्रियो के बाद से इंटरमीडिएट स्टेज आएगी, इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको लार्वल स्टेज कहा जाता है, लार्वल स्टेज। फिर इसके बाद से जन्म होगा, मतलब एडल्ट आएगा, ठीक है ना। और इस लार्वा से जो एडल्ट बनेगा, लार्वा से एडल्ट बनेगा ना, देखिए बन तो रहा है ऐसे ही, तो इसके बनने की जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहा जाएगा। मेटामॉर्फोसिस।
आइए दूसरे को भी देख लीजिए थोड़ा। इसमें जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आएगी, सीधे बर्थ आएगा और एडल्ट स्टेज आएगी। समझ में आ रहा है कुछ? आप देखिए तो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। एक ऐसा डेवलपमेंट स्टेज, इनडायरेक्ट का मतलब एक ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज जिस स्टेज में एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसका नाम क्या है? लार्वल स्टेज। क्लियर? वह इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिस जीव के, जिस एनिमल के डेवलपमेंटल प्रोसेस में वही इंटरमीडिएट स्टेज या लार्वल स्टेज नहीं होती है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, नो लार्वल स्टेज। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, तब वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। एकदम सिंपल समझने की कोशिश करनी है कि जिसमें लार्वा बनेगा, जिसमें लार्वा बनेगा वह क्या होगा? आंसर है इनडायरेक्ट। और जिसमें लार्वा नहीं बनेगा वह क्या होगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाले जीव होते हैं उन जीवों में एडल्ट स्टेज से पहले, जो ये एडल्ट स्टेज है ना, आप देख रहे हैं एडल्ट स्टेज, इस एडल्ट स्टेज से पहले भी जो लार्वल स्टेज आती है, यह लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज दोनों डिफरेंट होती है। बोथ आर डिफरेंट। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एक लार्वा है और इसी लार्वा से क्या बनेगा? एडल्ट बनेगा। कैसे बनेगा? तो आपको पता है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। ये दोनों के दोनों बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से कोई मैच नहीं होगा, तभी तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और जब हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर जो एम्ब्रियो बनेगा वह एम्ब्रियो फीटस के रूप में आएगा। वह फीटस और एडल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ कलर का डिफरेंस होगा, साइज का डिफरेंस होगा। भाई होगा ना, ये एम्ब्रियो होगा तो छोटे साइज का होगा, कलर कुछ और हो सकता है, और ये साइज में बड़ा हो जाएगा। तो आप जैसा उसका छोटा सा बच्चा मदर के ओम में आप समझिएगा डेवलप करता है, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ का है, तो जैसा वो बच्चा है वैसा ही एडल्ट बनेगा। स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं है। अंतर किस बात का है? तो उस बच्चे के कलर और एडल्ट के कलर में अंतर है, बच्चे के साइज और एडल्ट की साइज में अंतर है। लेकिन अगर यहाँ आप देखिए तो लार्वा किसी और तरह का, एडल्ट किसी और तरह का, बोथ आर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट के समय इंटरमीडिएट स्टेज, लार्वल स्टेज आती है, वह उस डेवलपमेंट इनडायरेक्ट कहलाता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके डेवलपमेंटल स्टेज में लार्वा नहीं बनता, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती, वो क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा और एडल्ट दोनों स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में इसका एम्ब्रियो, इसका फीटस और एडल्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है, एक्सेप्ट साइज एंड कलर, एक्सेप्ट साइज एंड कलर। फिर एक पॉइंट यहाँ ये भी याद रखना है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वल स्टेज है उससे जब एडल्ट बनेगा तो लार्वा से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम क्या है? मेटामॉर्फोसिस। द प्रोसेस थ्रू विच लार्वा चेंजेज इनटू एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद करें? तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, ठीक है?
क्या? तो सुनिए, डायरेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? जितने भी कार्डेट्स हैं, सभी कार्डेट्स एक्सेप्ट एम्फीबियंस, हम लिख दें यहाँ पर ऑल कार्डेट एक्सेप्ट एम्फीबियन। एम्फीबिया को छोड़ करके, जैसे डायरेक्ट में हम किसका नाम रख सकते हैं? तो सुनिए, डायरेक्ट में फिशेस का, इसमें किसका? रेप्टाइल्स का, इसमें किसका? बर्ड्स का, और किसका? मैमल्स का। ठीक है ना? जितने भी कार्डेट्स हैं सबको रख दीजिए, केवल किसको हटा दीजिए? एम्फीबियंस को हटा दीजिए। तो एम्फीबियन का डेवलपमेंट कैसा हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। इस इनडायरेक्ट में किसका होगा? एम्फीबियन, एम्फीबिया। एंड मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सभी नहीं, मैक्सिमम। जैसे स्पॉन्जेज में लार्वा बनता है, निडेरियांस में लार्वा बनता है, टीनोफोरा में भी लार्वा बनता है, प्लेटिहेलमिन्थीस के अंदर भी लार्वा बनता है। मेरे कहने का मतलब आता है कि मैक्सिमम जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये लार्वल स्टेज आती है, और कुछ ऐसे जीव हैं जो डेवलप्ड हैं। जैसे इसमें इंसेक्ट में एक और नाम आता है लेपिस्मा। देखिए, ये लेपिस्मा इंसेक्ट है जिसको सिल्वर फिश कहा जाता है। इस लेपिस्मा का भी डेवलपमेंट किस में आएगा? डायरेक्ट में आएगा, हालांकि वो इनवर्टिब्रेट है, वो इनवर्टिब्रेट है। तो ऐसा नहीं है, मतलब एग्जाम्पल सभी तरह के मिक्स ही चलते हैं। मेनली आपको याद करना है कि फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट, और एम्फीबिया, फ्रॉग में, और मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट्स में क्या? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा तो लार्वल स्टेज आएगी, डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। आगे हम लोग आएंगे, कुछ 1-2 कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं, इसके बाद सीधे हम फाइलम स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको सारे ट्रिक्स को समझा देंगे कि जितने भी एनिमल किंगडम की ट्रिक्स है, जिसके थ्रू कि पूरा एनिमल किंगडम एक बार आपको रट जाए। फिर 1 बाय 1 करते हुए फाइलम को हम स्टार्ट करेंगे, और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।